हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, इससे पहले मैंने ट्विन अल्फा का आप लोगों के साथ एक और पार्ट शेयर कर दिया है। पार्ट 18 को आप पहले सुन लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 19 समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर दोनों ब्रदर जो थे वो अपनी अपनी सिटी के लिए निकल गए थे और यहाँ पर वांगजी जो था वो अपने मदर फादर के पास बिल्कुल अकेला रह गया था। जैसे ही उसके अल्फा ना उससे दूर जाते हैं ना, तो अचानक से उसे ना उसी रात हीट का एकदम से उसे हीट आ जाती है उसकी बॉडी में, और जिसकी वजह से वांगची जो था वो बहुत ज़्यादा तड़पता है। और उसकी जो हीट आने की वजह से उसे सारे अल्फाओं की बहुत ज़्यादा खुशबू चढ़ रही थी, तो इसकी वजह से उसे एक पास के ही बेडरूम में बंद कर दिया जाता है। उस रूम में अक्सर जो ओमेगाओं को हीट आती थी और जिनके अल्फा उनके साथ नहीं रहते थे उनको रखा जाता था। तो यहाँ पर वांगजी पूरी रात ना दर्द में रहता है। उसे अपनी अल्फा की ज़रूरत हो रही थी। वो अपने साथ ना एक ऐसी हुडी लेके गया था जिसमें ना हुडी नहीं थी, वो एक तरह से एक ऐसी टी शर्ट थी जिसमें उसके दोनों अल्फाओं की खुशबू थी। क्योंकि जब वो छत पे अपने एक दोस्त से मिलने गया था ना, तो उस दिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें दोनों अल्फाओं की खुशबू थी। वो उन्हें ही स्मेल कर रहा था, उन्हें ही सूंघ रहा था और अपने आप को कहीं ना कहीं अपने अल्फाओं से कनेक्ट करना चाहता था। वो फ़ोन लेके गया था और वो बार बार रोते हुए अपने दोनों गगा, शियान गगा और हिंग गगा से रोते हुए कहता है, गगा मुझे आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। वो दोनों ही समझ गए थे, क्योंकि जब उनकी रट का टाइम आता था ना, तो उनकी रट में भी उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और यहाँ पर वो वांगजी की तबीयत समझ सकते थे। वो वांगजी को वीडियो कॉल करते हैं। वांगजी बहुत रो रहा था और रोते रोते ना वो बार बार गगा को कह रहा था कि आप दोनों वापस आ जाओ। लेकिन वो समझते थे। वो वांगजी को यहाँ पर खुद को टच करने के लिए बोलते हैं। वांगजी टच करने से मना कर देता है, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वांगजी अगर तुम खुद को टच नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो वांगजी ऐसे ही जैसे उसके गगा बता रहे थे ऐसे ही वो वीडियो कॉल को ऑन रखता है और अपनी बॉडी को टच करने लगता है। पहले वो धीरे धीरे हाथ जो था अपनी चेस्ट पे फैलाता है और धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपने ही चेस्ट को रब करने लगता है। और फिर धीरे धीरे वह अपना हाथ अपनी पैंट की तरफ ले जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ से खुद को ही मास्टरबेट करने लगता है। और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी सांसें गहरी हो गई थी। उसके दोनों काका देख रहे थे कि यहाँ पर वांगची की आंखों से बिल्कुल मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वांगची बहुत ज़्यादा रो रहा था और वांगची जो था ना उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो बार बार कहता है यिंग काका, श्यान काका, और ऐसे बोलकर वो खुद को रिलीज़ करता है। वहाँ पर उस रात उसने कम से कम खुद को 3 बार इसी तरह से रिलीज़ किया था, सेटिस्फाई किया था। और उसके श्यान गगा और विंग गगा भी यहाँ पर वांगजी को ऐसे देखकर खुद को टच करने लगते हैं और वो भी खुद को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद वांगजी जो था वो चैन की नींद सोया था, क्योंकि उसे यहाँ पर क्रेविंग हो रही थी अपने अल्फा की। बट उसके अल्फा उसके साथ नहीं थे, तो इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो ऐसे ही सो जाता है रोते रोते। अगले दिन उसे खाने के लिए उसकी मॉम बहुत सारी चीज़ें देके जाती हैं। वांगजी उन चीज़ों को खाता है, पर उसके चेहरे से थकान नज़र आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा था। उसकी मॉम समझ रही थी एक ओमेगा होने के नाते उसके साथ ये टाइम निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये 3 दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले थे। वांगजी इसी तरह से उस रूम में गुमसुम बैठा रहता। उस रूम में वो खिड़कियां तक बंद कर लेता था ताकि जो उसकी ओमेगा फ्रेग्रेंस है ना वो बाहर जाकर किसी अल्फ़ा को ट्रिगर ना कर दे। और वांगची को यहाँ पर तालों में रखा जा रहा था ताकि कोई भी अल्फ़ा आकर उसका फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि वो हीट में है। और कभी कभी ओमेगा जो होता है ना वो इतना कमज़ोर होता है कि किसी अल्फ़ा को मना नहीं कर पाता। और जब वो फिज़िकल हो जाते हैं और वो नोटिंग कर देते हैं, तब ओमेगा को पता चलता है कि उसने ये क्या कर दिया है। इसलिए वांगची की सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे ताले में भी रखा हुआ था और ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ पे वो प्योर तरीके से सेफ रहे, कोई भी अल्फ़ा जो है वो उसके साथ ज़बरदस्ती ना कर पाए। इसी तरह से वांगची के 3 दिन निकलते हैं और तीनों दिन ना वो इतना रोता है अपने अल्फ़ाओं को याद करके कि वो रोने लगता है। शिजन को भी अपने भाई की हालत देख के ना बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक अल्फ़ा था और वांगची यहाँ पर एक ओमेगा है। वांगची के बहुत ज़्यादा ना कपड़े स्वेटी हो गए थे और वो उसी ही रूम में नहाता था और नहाकर ही एक जगह लेट जाता था। यहाँ पर वांगची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। उसे उसकी हीट को सप्रेस करने के लिए काफ़ी सारे वैद्यों से दवाई लाकर दे दी गई थी।
जिसकी वजह से 3 दिन में वांगजी की हालत ठीक हो जाती है और वो रूम से बाहर निकलता है। जब वो रूम से बाहर निकलता है ना, एक फ्रेश सी एयर थी और उस पूरे रूम में ना उसकी ओमेगा फ्रेग्रेंस थी जो किसी को भी हिट कर सकती थी, जो कि उसके पूरे रूम को उसकी मॉम ने फिर बाद में बहुत अच्छे से धोया था और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी खुशबू लगा दी गई थी ताकि वो किसी भी अल्फ़ा को उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ट्रिगर ना करे। वांगजी इसी तरह से अपने घर के काम करवाने लगा था, भैया के साथ डेली खेत में जाने लगा था और मदर फादर के साथ वो अक्सर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बातें करने लगा था। उसकी मॉम यहाँ पर वांगजी को देख के कहती हैं, वांगजी तुम्हारी फ्रेग्रेंस पहले बहुत ज़्यादा प्योर थी, अब तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत बदल गई है इस हीट के आने के बाद। ये तुम्हारी लाइफ की पहली हीट थी जो तुम्हें इतनी जल्दी ट्रिगर कर गई। शुक्र है जैसे ही तुम्हारे वो दोनों अल्फ़ा गगन चले गए उसके बाद तुम्हें हीट आई है और तुम्हारे लिए कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। वांगजी यहाँ पर शर्माते हुए जानबूझकर टॉपिक को इग्नोर करते हुए इधर उधर मुंह मोड़ लेता है। उसके बाद उसकी मॉम जो थी वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, वांगजी तुम्हारी खुशबू बदल रही है, इसका मतलब तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद आ रहा है, क्या तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद है? वांगजी कहता है, मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानबूझकर इधर उधर मुंह मोड़ने लगता है तो उसकी मॉम कहती है, सच सच बताओ क्या तुम्हें उन दोनों गगों में से कोई पसंद है? वांगजी यहाँ पर 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है और जानबूझकर अपनी मॉम की बात अवॉइड करने के लिए कहता है, मम्मा मेरे कॉलेज से ना फ़ोन आ रहा है। और वो जानबूझकर ये बोलकर वहाँ से उठ जाता है और भाग जाता है। उसकी मॉम समझ चुकी थी कि वांगजी को पक्का कोई ना कोई तो पसंद है। वो यहाँ पर चिंगन जुन से कहती है, मुझे लगता है कि जो हमारी फ्रेंड है कांगसे सरन, उसके बच्चों में से कोई एक बच्चा, कोई एक अल्फ़ा मेरे वांगजी को पसंद आ गया है। पर वांगजी बोलना नहीं चाहता। इसकी फ्रेग्रेंस देखो, पहली हीट के बाद इसकी खुशबू बिल्कुल बदल गई है। इसके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब ये अपने अल्फ़ा के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गया है। बस इसे अपनी जो सेंट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पर चिंगन जुन कहते हैं, अभी कुछ दिन के लिए वांगजी को बाहर मत भेजो, इससे अपनी हीट कंट्रोल नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर वेवोशन और जो हमारा विंग था ना, वो जब वांगजी से दूर होते हैं तो उन दोनों को भी बहुत तगड़ी रट आ जाती है। और उसके बाद जब वांगजी ठीक हुआ था तो यहाँ पर इनकी रट शुरू हो गई थी। ये दोनों बेचारे के बेचारे अपने कमरे में अपना वक्त बिताते थे और ये लोग तो थक गए थे वांगजी के बारे में इमेजिन कर और ये मन में सोचते हैं कि अगर वांगजी शुगर है या नहीं है और ये लोग वापस से अपने अपने घर आ गए हैं, वरना इस वक्त तो ये पक्का दोनों मिलके वांगजी को प्रेग्नेंट ही कर देते। ऐसे ही इन लोगों का लगभग 1.5-2 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद ये अपने मदर फादर के साथ दोबारा से वांगजी के गांव जाने के लिए, वांगजी को लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। यहाँ पर कांगसे सरन और वी चांग से कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? पर इन दोनों नटखट भाइयों के पास कोई जवाब ही नहीं था। ये कुछ बोल ही नहीं पाते। ये कहते हैं बस ऐसे ही हमें वहाँ पर जाना अच्छा लगता है और वांगजी के बिना घर सूना सूना लगता है। मम्मी पापा आप भी चले जाएंगे तो आखिर हम यहाँ पर रहकर करेंगे क्या? तो चलिए ना, हम भी आपके साथ घूमने चलते हैं। वूजियान और विंग की जिद करने पर यहाँ कांगसे सरन और वी चांग से जो है वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ये सारे मिलकर जो हैं वो कहते हैं कि ट्रेन से चले या गाड़ी से। कांगसे सरन कहती हैं, हम अपने पिंड जा रहे हैं तो हमें गाड़ी से जाने की क्या ज़रूरत है, हम चलेंगे ट्रेन से। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स तैयार किए हुए थे। ये लोग ट्रेन से जाते हैं और वहाँ पर इन्हें लेने के लिए चिरन आते हैं। चिरन जो थे वो कांगसे सरन को देख के तो उनके अंदर का जो पुराना रोमांस था, जो प्यार था ना, वो मर जाता था। लेकिन जैसे ही वो वी चांग से को देखते थे ना, उन्हें ऐसा लगता था है ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। जी वी चांगसे से फॉर्मली मिलते हैं और कांगसे सरन को देख के बहुत अच्छी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम आ गई फाइनली। यहाँ पर वो कहते हैं और मेरे दोनों बेटे भी आ गए हैं। बेटे का नाम सुन के ही चिरन को तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके जले पे मिर्ची छिड़क दी हो, क्योंकि यहाँ पर वो मन में सोचते थे अगर कांगसे के साथ उनकी शादी हुई होती तो आज उनकी फैमिली हो गई होती। लेकिन खैर वो इस बातों पे मिट्टी डालते हुए आगे बढ़ते हैं और वो आगे उनसे बोलने लगते हैं कि सच में जो हमारा वांगजी था ना, वो सच में तुम्हारे शहर का आदी हो गया है और वो हमेशा तुम्हारी जगह की बातें करता रहता है, शियान गगा यिंग गगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने चाचा को भूल ही गया है। तो कांगसे सरन कहती हैं भूल जाएगा, वैसे मुझे तुम्हारा वांगजी बहुत अच्छा लगता है सच में। अगर मेरे दोनों बेटा में से किसी एक को वो पसंद कर ले तो मैं तो उसे खुशी खुशी अपने बेटों का अल्फ़ा बनाना बहुत अपनी बिल्कुल मर्जी के साथ चुन लूँगी। यहाँ पर जैसे ही वो बात कहती है ना, दोनों अल्फाओं के कान लाल हो रहे थे। तभी चिरन मुड़ के कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अपना बेटा तुम्हारे घर में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। वैसे भी तुम्हारे घर में एक तुम जो चली गई हो,
मैं क्या चाहता हूँ, मेरे के सारे लव्ड वंस जो हैं तुम्हारे घर में ही जाते रहें क्या? ये सुनकर खांगसे सरन जो थी वो मुस्कुरा रही थी, और वी चांगसे जो कि जानते थे कि चिरन को एक टाइम पे खांगसे सरन पे कितना ज़्यादा ना क्रश हुआ करता था, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिरन कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस तो कभी कभी करना ही पड़ता है ना। चिरन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अपने नेफ्यू के सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले ही तुम मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ लेके जा चुके हो। तुम्हें पता है ना, आज दिन तक मैंने शादी भी नहीं की है। कोई ओमेगा मुझे इतनी अच्छी और नटखट से मिली ही नहीं। वी चांगसे कहते हैं, ओह मैं तो इससे बहुत दुखी हो चुका हूँ। तुम्हें चाहिए, कोई बात नहीं, तुम कर लो इससे शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर चिरन कहते हैं, बकवास मत करो, मुझे पता है तुम और इसके बिना रह लो हो ही नहीं सकता। चिरन कहते हैं, जब ये बात बोलते हैं ना तो वी चांगसे कहते हैं, ओफो शादी करो, उसके बाद पता चल जाएगा कितनी बड़ी आफत हम सर मोल ले लेते हैं, और तुम खुद ब खुद इसे मेरे द्वार पर छोड़ के जाओगे। चिरन कहते हैं, बेटे जिसे जब चीज़ें मिल जाती हैं ना उसे कदर नहीं आती। मुझसे पूछो मैं कितना मिस करता हूँ इसे। इसकी नटखट शरारतें, वो 2 गुट बनाकर जी भी हमारे यहाँ जाया करती थी, चला करती थी, और उसके बाद ये किस तरह से लोगों से लड़ा करती थी, वो सारी यादें जो हैं यहाँ पर जिंदा हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं चीज़ें कैसे भूल जाऊँगा जब मेरे पास सारी यादें हैं? तुम तो शहर जाके बैठ गए, वहाँ पर नई यादें बसा ली, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी यादें आज भी वैसे की वैसे सिमटी पड़ी हैं। यहाँ पर वो खांगसे सरन को कहते हैं, ये देखो तुम्हें ये चीज़ पसंद है ना। वो देखती हैं कि यहाँ पर चिरन जो था उनके लिए नारियल वाली टॉफ़ी लेके आया हुआ था, तो वो खुश होकर बहुत एक्साइटेड होकर कहती हैं, तुमने आज भी मेरे लिए ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वाओ, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे ये चीज़ें कितनी पसंद हुआ करती थी। चिरन कहते हैं, स्कूल से जैसे ही हम लोगों की छुट्टी होती थी तुम भाग कर जाती थी, और नारियल की टॉफ़ी खाने के लिए तुम एक्साइटेड रहती थी। बस मुझे भी वो चीज़ याद आ जाती है, और तुम्हें पता है मेरे वांगची को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। सारे ओमेगाओं की यही चीज़ फेवरेट होती है क्या? वो कहती है, तुम भूल गए, सिप भी आया करती थी, 1 रुपए की सिप होती थी, पीने में बड़ा मज़ा आता था। विवोशन और विंग जो है वो अपनी मॉम को देख रही थी, और वो मन में सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता चले हमारी मॉम चिरन से शादी कर रही हैं और हमें वांगची मिल ही नहीं रहा। तभी वो कहते हैं, अंकल आप अपने पुराने टाइम को याद करना बंद कीजिए, और वैसे भी अब मेरे मॉम और मेरे डैड की शादी हो गई है, और वैसे भी मॉम हमारी वे फैमिली के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। ये सुनकर विंग ने जो बात बोली थी, हमारा वुजियन हंस रहा था और कह रहा था, कोई बात नहीं अंकल, अब हमारे शहर आ जाइए, क्या पता आपको कोई पसंद आ जाए। चिरन कहता है, मेरी टांग खींचना बंद करो, और वैसे भी अब तुम इतने बड़े हो गए हो, खांगसे भी थोड़े टाइम में मुझे ऐसा लगता है वो भी बुढ़ी हो जाएगी। वो नहीं होगी तो क्या हुआ, वो तो हमेशा से सदा बाहर रही है, मैं तो बुढ़ा हो ही जाऊँगा, फिर मैं शादी करके करूँगा क्या। और वो कहते हैं, मुझे तो अब वांगजी के लिए एक अच्छा सा अल्फात देखना है जो कि हमारे यहीं का हो, और उसके बाद उसकी शादी करनी है। मैं उसके बच्चों को यहीं खिलाना चाहता हूँ। मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे घर का पहला ओमेगा है जो कि इतना क्यूट है, इतना ओबीडियंट है, इतना प्यारा है, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सा अल्फा ढूंढूँ जो कि उससे, वो बहुत फ्रजाइल है, बहुत नाजुक है, और मैं चाहता हूँ वो उसे पलकों पे बैठा के रखें। तभी खांसते हुए विभूषण और विंग कहते हैं, ओह तो आप चाहते हो कि उसे पलकों पे बैठा के रखा जाए। वैसे उसे तो कोई भी अल्फा पसंद कर लेगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि उसे हम अपने शहर में ही किसी से शादी करवा देते हैं, कोई उसका बॉयफ्रेंड बनवा देते हैं, ताकि वो शहर में रहे, वो ज़्यादा कूल लगेगा, और शहर में इतने प्यारे ओमेगा मिलते भी नहीं हैं। तभी चिरन कहते हैं, सोचना भी मत, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं, वो मेरा नेफ्यू है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। खांगसे सरन कहती हैं, मैं तो चाहती हूँ मेरे ही किसी बेटी को उससे प्यार हो जाए, और सच में तुम्हारे वांगची को मेरे बेटे से प्यार हो जाए, मैं तो उसे सच में उड़ा कर ले जाऊँगी तुम्हारे यहाँ से। यहाँ पर जो चिरन थे वो स्टबर्नली होकर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, भूल जाना, मेरा वांगची मेरे कहे बिना कहीं किसी से अफेयर नहीं रखेगा। वो कहती हैं, इतना घमंड, इतना पता है तुम्हें, देख लेना तुम्हारी नाक के नीचे से उसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चिरन कहते हैं, हो ही नहीं सकता, मेरा वांगची, नो वे। यहाँ पर वो ऐसे ही नोकझोंक कर रहे थे। वी चांगसे जो थे वो कहते हैं, अरे यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस रोड बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम कंप्लेन क्यों नहीं करते चिरन कहते हैं, मैंने कंप्लेन डाली है, बारिशों में अक्सर रोड टूट जाया करते हैं, मैंने उन्हें कहा है कि वो लोग
जब रोड बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक का यूज़ करें, लेकिन अब क्या करें, कोई इंसान सुने तभी ना। सबको अपने अपने फ़ायदे की रहती है, सारे लालची हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेवोशन और विंग कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे शहर के रोड बहुत अच्छे हैं, वांची को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो आपस में ही दोनों भाई गपशप कर रहे थे। उसके बाद ये लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर जो मैडम लैन थी ना, वो तो सीधा जाके कांग्से सरन के गले लग जाती हैं। और जो हमारे चिंगन थे, वो जैसे ही वी चांगसे से मिलते हैं ना, वो काफ़ी इमोशनल फील करते हैं। और लवांगची जो होता है वो यहाँ पर दोनों अंकल आंटी से भी मिलकर सीधा अपने भूजियन ग और विंग गग से मिलता है। शिचन जो होते हैं वो खींच कर वांगची को पीछे कर देते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। वांगची कहता है मैं दोनों गगों से मिल रहा हूँ। शिचन कहते हैं क्यों मिल रहे हो तुम, पीछे हो जाओ। वांगची कहता है ब्रदर क्या है, आप इतना शक क्यों करते हो। यहाँ पर वो कहते हैं मैंने कहा ना पीछे हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। वहाँ पर वो अंकल आंटी से मिलता है और कहता है अंकल आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। कांग्से सरन कहती हैं मैंने भी वांगची को बहुत मिस किया। वांगची उनके पास बैठ जाता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए लेके आता है। वो कहती हैं मेरा वांगची ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद हमारी इतनी खातिरदारी कर रहा है। वांगची मेरे पास बैठो, इतने टाइम से मेरी तुमसे बात ही नहीं हुई। मैडम लैन तो जैसे इमोशनल होकर रोने ही लगी थी। इतनी टाइम बाद उनकी फ्रेंड उनसे मिलने आई थी, जो कि ना जाने कितने सालों से बाहर रह रही थी। वो तो इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा उनके गले लग जाती हैं और कहती हैं सच में तुमने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा बदल दिया। तुम्हें पता है वांगची का तो पिछले 1.5 महीने में यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी इस जगह पे रहा ही ना हो। उसे यहाँ पर हर चीज़ में तुम्हारे शहर की आदत हो गई थी। हमेशा तुम्हारे बच्चों को मिस करता रहता था। जैसे उसके यहाँ पर इतने कोई ख़ास दोस्त भी नहीं थे, बट वो हमेशा तुम्हारे यिंग गगा शियान गगा यही बोलता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वांगची को तुम्हारे बेटों में से कोई पसंद आ गया हो। ये सुनते ही यहाँ पर वुजियान विंग दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वांगची के कान लाल हो रहे थे और वो कहता है मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कांग्से सरन यहाँ पर वांगची के सिर पे हाथ फेरती हुई कहती हैं अगर ऐसा हो भी जाए तो मुझे बता देना, हम तुम्हें कौन पसंद है ज़्यादा, वुजियान या विंग, मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूंगी। यहाँ पर दोनों भाई जो थे उनकी हंसी गायब हो जाती है और वो मन में सोचते हैं कि क्यों, अगर हम दोनों पसंद करते होंगे तो शादी नहीं होएगी क्या। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर सारे के सारे जो थे वो आपस में खूब हल्ला गुल्ला करते हैं और जो वी चांगसे थे और कांग्से सरन थी बहुत सारे गिफ्ट सबको देने लगते हैं वांगची के लिए। यहाँ पर ये दोनों भाई भी गिफ्ट लेके आए हुए थे। वांगची उन गिफ्ट को खोल रहा था, तभी वो भाई कहते हैं नहीं नहीं तुम इस गिफ्ट को अकेले में खोलना। यहाँ पर चिरन जो था वो सारी चीज़ों को देखता है और जो कांग्से से उन्हें गिफ्ट मिला था उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन शिचन जो था वो वांगची की चीज़ों पे कान लगा के सुन रहा था और कहता ऐसा क्या गिफ्ट है। वो लोग कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, सॉरी आप नहीं देख सकते। तभी शिचन जो है जानबूझकर वांगची के हाथों से उस गिफ्ट को ले लेते हैं और उसे जानबूझकर फटाफट से खोलने लगते हैं और देखने लगते हैं उसके अंदर क्या है। जब वो उसे निकालते हैं ना, तो वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिल्कुल डोल टाइप में एक सीनरी थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर वो जब उसे देखते हैं और कहते हैं इसमें अकेले में देखने जैसा क्या था। वो कहते हैं वांगची एडमायर कर सकता था खुद को। वो शीशे में देखता और उसे ये डोल देखकर ऐसा ही लगता कि वो खुद को देख रहा है, इसलिए हमने उसे दी थी। पर आपने सब चीज़ें स्पॉइल कर दी। शिचन को लग रहा था कि शायद उन्होंने कोई अडल्ट कंटेंट वाली चीज़ दी है, कोई अडल्ट चीज़ दी है, जिसे देखकर वो वांगची को कह रहे हैं कि अकेले में यूज़ करना। दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन वो शिचन के सामने ये देने का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो वो आपस में ही एक दूसरे को कोने मार के हंसने लगते हैं। यहाँ पर वांगची जो था वो कहता है गगो ये मेरी है, मुझे वापस करो। और कहता है ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर सारे के सारे पूरी फैमिली का एक रीयूनियन हो गया था। कांग्से सरन जो थी वो देख रही थी कि मैडम लैन तो रोना बंद ही नहीं कर रही, तो उनके आंसू पोंछती और कहती हैं डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे पास हूँ और फिर मेरा जब भी मन होगा ना मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। और वो वहाँ पर बैठ के सारे के सारे खूब सारी चीज़ों का खाना खाने लगते हैं, खूब सारी चीज़ें एंजॉय करने लगते हैं। और खाना खाने के बाद शाम को खेतों में निकल जाते हैं, खेतों में घूमते हैं, ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ लेते हैं। और तो और ट्रैक्टर पे चिंगन जुन और हमारे प्यारे से वी चांगसे भी बैठ जाते हैं। वी चांगसे अपने बेटों के सामने ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, जिसे देख के वो लोग सोचते हैं वाओ हमारे डैडी तो कितने कूल हैं, एकदम कूल डैडी हैं। और उसके बाद यहाँ पर
वो बड़े ही प्यार से चारपाई पे बैठे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वांगची जो था वो अपनी गगो से कहता है, देखो अंकल आंटी यहाँ आकर कितनी खुश हैं। तो कहते हैं ऑफ कोर्स अंकल आंटी का तुम्हारे घर यहीं रहा है लाइफ टाइम। वो लोग शहर तो कमाने और नाम रुतबा कमाने गए थे, बाकी तो उनकी जान यहीं बसती है। मैंने सुना है मॉम का स्कूल भी यहीं कहीं था। वांगजी कहता है उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, मैं उसे से ही पास आउट हुआ हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ओह वेरी गुड, क्या तुम हमें दिखाओगे? मैं चाहता हूँ कि मॉम सारी यादों को यहाँ पर जिए। यहाँ पर बड़े ही प्यार से ये चांग से जो थे वो अपनी वाइफ के पास से ट्रैक्टर लेके जाते हैं और कहते हैं अरे सुनती हो, जरा ट्रैक्टर पे मेरे साथ बैठोगी? वो भी चढ़कर ट्रैक्टर पे बैठ जाती हैं और कहती हैं अरे सुनते हो, चलो चलो मुझे सैर कराओ इस ट्रैक्टर पे। वो लोग यहाँ पर बिल्कुल गाँव का लुत्फ़ उठा रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। वांगची जो था ना वो यहाँ पर विंग और वुजियान जो थे वो वांगची के धीरे धीरे हाथों को पकड़ लेते हैं और वांगची के कंधे पे सिर रखने ही वाले होते हैं कि तभी उनका हाथ फटाफट वांगची छोड़ देता है, क्योंकि शिचन घूर कर पीछे देख रहा था कि सीन क्या है। लेकिन तभी ये तीनों के तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। शिचन बहुत ज़्यादा डाउटी हो गया है। देखते हैं इसे इतना सारा डाउट है, इसका डाउट क्लियर होगा या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय। और गाइस मज़ा आएगा जब सबको पता चलेगा कि हमारा जो लवांगची है ना वो किसी और से नहीं बल्कि दोनों अल्फाओं से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तब चिरन का तो चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि अंकल चिरन को लगता है उनका वांगची उनसे बिना पूछे किसी को भी हाँ नहीं करेगा। देखते हैं क्या होगा। तब तक बाय बाय।